मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर, हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर। ओके, वंस अगेन सर, सबका बहुत बहुत थैंक यू। कल बहुत सारे वीडियोस देखे इस सेशन के लिए। हर उस लीडर का थैंक यू जिसने शेयर करा। हर उस इंसान का थैंक यू जो आज यहाँ पर है इतने सुबह सुबह, क्योंकि आप भी ग्रेट लीडर्स हैं जो सुबह सुबह उठकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्रगुजार हूं उस परमात्मा का, राम जी का, माँ बाप का, रॉकिंग रेनेटस ग्रुप का, लखविंदर कंगुड़ा जी का, सुखचिंदर सग्गू जी का, हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूं जो रेनेटस में मिलकर कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि आज का सेशन आपको जब मैं पूरा सेशन दूंगा तो आप लगेगा, तो आपको पता लगेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। क्योंकि इस सेशन को करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी वजह है, और जैसे जैसे ये सेशन चलता जाएगा आपको मेरी वजह भी पता लगेगी। दोस्तों, मेरा नाम नितिन गुलाटी है, जैसे कि आप जानते हैं, और मैं जालंधर से हूं। हम सेल्स के बिजनेस में हैं, ये सब नो, डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का बिजनेस है। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सेल के बिजनेस को शुरू किया था, तो इसके बारे में एक बात बोली जाती थी कि जो अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ये सेल्स का बिजनेस है, और अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को भी कंगी बेच जाता है। ये अक्सर कहा जाता था कि अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को भी कंगी बेच देता है। पर दोस्तों, बिलीव मी, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। इसके बीच में भी एक रीजन है, और मैं आपको उस रीजन के साथ बिल्कुल बताता हूं कि मैं इससे क्यों इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यस, अच्छा सेल्समैन वो नहीं है दोस्तों जो गंजे को कंगी बेच आए, बल्कि अच्छा सेल्समैन तो वो है जो अपने प्रोडक्ट को बताकर, समझाकर, अच्छे तरीके से बेचे। उसका क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा कि अगर उसने अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन करके बेचा है तो उस प्रोडक्ट का रिपीट आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। जबकि आप अगर किसी गंजे को एक बार बातों से लगाकर एक कंघी बेच भी आएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम रिपीट आने का कोई भी चांस नहीं है। यानी अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मास्टर बनना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। और हमारा बिजनेस है ही प्रोडक्ट बेस है, तो आपको अच्छी सेल्स करने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देकर बेचना पड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से जानकारी देकर बेचा तो उसकी रिपीट अपने आप हो जाएगी और अच्छी सेल्स का नींव अपने आप हो जाएगी। एक बहुत बड़ी इमारत अगर खड़ी करना चाहते हैं तो कहते हैं उसकी नींव सही होनी चाहिए। अगर आपने अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सही तरीके से समझाकर प्रोडक्ट को बेचा तो बिलीव मी, नेटवर्किंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगली बारी जब वो प्रोडक्ट बेचेगा तो वो भी उसी तरीके से समझाकर बेचेगा जिस तरीके से आपने उसको बेचा हो। और इन सब चीजों के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास, मेरा फिर मानना है कि बाहर बाजार में नहीं मिलता। आपने कभी देखा है बाजार में, मार्केट में गए और बोला भैया 1 किलो विश्वास दे दो, 2 किलो विश्वास दे दो? ऐसा नहीं होता दोस्तों। विश्वास जो है वो एक ही चीज से आता है, वो है नॉलेज। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कुछ नॉलेज बांट पाऊं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो मेरे पास इकट्ठी हुई हुई है। एक्चुअली आज का जो मेरा अपना जो सेशन का टॉपिक है, नेचर एंड रेनिटस। नेचर, कुदरत क्या है, कुदरत के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो गए, और कुदरत और रेनेटस का रिश्ता क्या है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे कि मैंने बताया मैं जलंधर से हूं। मैं ना आज के सेशन को बताने के लिए थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको समझ आए कि जो बातें मैं कर रहा हूँ मेरे पास वजह क्या थी। क्योंकि हर किसी के पास ना एक मोटिव होता है। अगर मैंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी स्टडी को रखा तो उसके पीछे भी मेरे पास एक बहुत बड़ा मोटिव था।
दोस्तों मेरा परिवार, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसका पूरा बैकग्राउंड टोटल आयुर्वेदा और एलोपैथिक के साथ मिलता है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। जब मैंने जन्म लिया तो मेरे दादाजी की आयुर्वेद की फैक्ट्री थी जिसका नाम था बब्बर फार्मेसी, और हमारी फार्मेसी में च्यवनप्राश और आयुर्वेद दवाइयां बनती होती थी। और मुझे मम्मा बताते होते हैं कि जब तू हुआ तो पापा ने उस वक्त एक फैसला लिया कि मैं आयुर्वेदा में ना जाके एलोपैथिक में जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त हम लोग क्या कर रहे थे, जो एक 1976 की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो उस वक्त एक चलन चला था कि आयुर्वेद की जगह हम एलोपैथिक की ओर हो जाएं। आयुर्वेद हमारे भारत की देन है। आयुर्वेद का 5000 पुराना इतिहास है, 5000 साल पुराना। पर एक टाइम पर ऐसा आ गया जब हम लोग आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथिक की ओर अपनाने के लिए बढ़ चुके थे। ये पूरे भारतवर्ष के साथ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए थे और आयुर्वेद धीरे धीरे काम करते हैं। अब पहले तो आयुर्वेद और एलोपैथिक के डिफरेंशिएट को समझना हो तो मैं बड़े तरीके से एक लाइन में समझा सकता हूं। किसी जगह बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है ना दोस्तों, तो उस गंदगी के ऊपर मक्खी आ गई। अब एलोपैथिक कहता है कि आप स्प्रे कीजिए और मक्खी को खत्म कर दीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, अगर वो मक्खी तो खत्म हो जाएगी उस स्प्रे से, पर उस जगह पर बड़ा सारा स्प्रे का साइड इफेक्ट उस जगह पर खड़े होने वाले इंसान को भी होने वाला है। बट आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है उस गंदगी को खत्म कर दो। अगर वो गंदगी खत्म हो गई तो अपने आप ही मक्खी नहीं रहेगी। तो सिंपल सा फर्क ये है दोस्तों, एक लाइन। हम आयुर्वेद पे काम करते हैं और आयुर्वेद बीमारी पे काम करता है। मैंने अक्सर देखा है लोगों को बीमार हुए तो डोलो खा ली, डोलो से बुखार तो उतरा पर बुखार चढ़ने की वजह खत्म नहीं हुई। लोग स्टीरॉइड्स के ऊपर चले जाते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है पर अंदर से बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती दोस्तों। ये सुनो, एंटीबायोटिक्स, इन सब चीजों के, चाहे वो स्टीरॉइड्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, इन सब के बहुत सारे नुकसान है। क्यों? मेरे को मालूम है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे दादाजी की तो आयुर्वेद की फैक्ट्री थी बब्बर फार्मेसी, बट मेरे पापा ने एलोपैथिक फैक्ट्री खोली। सेप्को फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर उनकी फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री में मैंने बचपन से लेकर बड़े होते तक दवाइयों को बनते अपनी आंखों से देखा। मैंने टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को, सिरप्स को सब जानते हुए देखा। और जब मैंने पापा को ज्वाइन करने का टाइम आया तो पापा ने मुझे एक बात बोली थी कि तेरे को सेल्स सीखनी पड़ेंगी। अब सेल्स को सीखने के लिए मेरे को मार्केट में ज्वाइन करना पड़ा और मैंने ज्वाइन किया मेडले फार्मास्यूटिकल्स को। मैंने सेल्स को सीखना था, मेडले को ज्वाइन किया, मार्केट में सेल्स करने निकला, और सेल्स करने निकला तो पता लगा कि सेल्स का प्रेशर होता क्या है। मेरे को मेरे ZSM का जब भी कॉल आता तो हमेशा एक टारगेट के लिए आता कि भाई साहब ऐसा है, तू मेरा बेस्ट सेल्समैन है, तेरी सेल्स बहुत अच्छी जानी चाहिए, 200 पेटी बिकनी चाहिए अपना कफ सिरप की। सर्दियां जब आनी शुरू होती थी तो मैं परमात्मा के आगे भी प्रे करता था कि परमात्मा इस बार ना सूखी ठंड कर दो, अगर बारिश नहीं होगी तो सूखी ठंड होगी, सूखी ठंड होगी तो लोगों के गले खराब होंगे, गले के खराब होंगे तो मेरा 200 केस आराम से बिक जाएगा। अब जब मैं ऐसी प्रे करता था तो कहीं ना कहीं अंदर में ना एक गिल्ट रहता था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में, अपनी सेल्स के लिए परमात्मा से क्या मांग रहा हूँ, है ना। तो बड़ा गिल्ट सा रहता था, तो मैं अक्सर ये चीजों के लिए सेटिस्फाई नहीं था। बट एनी हाउ जॉब थी, और आज मैं अपने गिल्ट को मतलब आपके सामने सारी बात बोल रहा हूँ क्योंकि जो सच था मैं वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जॉब का प्रेशर ही ऐसा होता है दोस्तों। एनी हाउ इसके बाद मैं काम करता रहा और 2007 में एक मिस हैपनिंग होती है हमारे घर में। मेरे फादर साहब एक्सपायर हो जाते हैं 9 अप्रैल 2007। वो दिन आज भी मुझे याद है। खाना खाकर हटे थे रात को और 5 मिनट के अंदर उनका हार्ट क्लैप्स कर जाता है मेरे हाथों में। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको डॉक्टर तक लेके जाता।
मेरे पास कोई टाइम नहीं था। जब पता लगा कि वो जा चुके हैं तो मैं बिल्कुल मतलब एकदम शॉक्ड हो चुका था कि ये हो क्या गया है। जब मैंने उनके कारण जाना डेथ का, तो जो उनका डेथ का कारण सामने आया था, जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस करा, तो वो कारण था कि उनको डायबिटीज थी। डायबिटिक के करके उनका हार्ट एकदम श्रिंक कर गया। तो ये डायबिटिक बहुत ही घातक बीमारी थी। डायबिटीज ऐसी घातक बीमारी है। वो डायबिटिक थे तो उनको वो ले गया। डॉक्टर का कहना था कि, मैं कहा उनकी तो एज ही 55 ईयर्स थी। तो उन्होंने कहा कि उनको डायबिटीज कितनी देर से थी। मैं कहा लगभग 15 साल से वो दवाई खा रहे थे। वो कहते यार एकदम रिएक्शन कर गई, या हार्ट श्रिंक कर गया, शुगर लो हो गई, तो यही कारण होता है। तो जब मेरे को ये पता लगा तो एक और समस्या मेरे आगे आके खड़ी हो गई, क्योंकि जिस डर से मैंने जीना शुरू करा, वो डर ये था कि हमारे घर में एक मिथ था कि सबको डायबिटीज होगी। मेरे बड़े ताया जी, मतलब पहले तो मैं अपनी फैमिली में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से मेरी दादी माँ की डेथ डायबिटिक के कारण हुई, डायबिटीज के करके हुई। फिर मेरे पापा 5 भाई हैं थे, मतलब वो 5 में से 3 लोग एक्सपायर हो गए, एक चाचा जी एक्सपायर हो गए, एक पापा एक्सपायर हो गए और ताया जी एक्सपायर हो गए। एंड बिलीव मी, उन तीनों की वजह भी डायबिटीज थी। और बाकी जो 2 भाई हैं उनको भी डायबिटीज है। उसके बाद अगली जनरेशन में मेरे ताया जी के बड़े बेटे को, मेरे छोटे ताया जी के बड़े बेटे को, सबको डायबिटीज थी। यानी ये समझ आ रहा था कि डायबिटीज हमारे खानदान में ऐसे चली आ रही है कि डायबिटीज एक ना एक दिन सारे को, सबको खा के जाएगी। कोई एज का पता नहीं है, क्योंकि डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स बहुत है। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में था, मैं डॉक्टर से मिलता रहता था। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि दादाजी कहते होते थे, मेरे को छोटे होते याद है, कि आयुर्वेद में बहुत ताकत है, क्योंकि उनका आयुर्वेद का काम था। तो मैं कहा बैक टू बेसिक्स क्यों ना चले, एक बार आयुर्वेद के ऊपर क्यों ना दोबारा देखा जाए कि क्या कारण है। आयुर्वेद में ताकत बताते होते हैं, तो आयुर्वेद के ऊपर ताकत क्या है वो जानने के लिए मैं रिसर्च पे निकला। जॉब के साथ साथ जब मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद कैसे है, तो मेरे एक डॉक्टर थे जो आयुर्वेद में इतने माहिर हैं, उनके पास ना लाइनें लगती हैं, और मेरा उनके साथ रिलेशन बिल्कुल घर जैसा। तो मैं उनके पास जाकर बैठा और उनके साथ अपनी सारी बातें डिस्कस करी, जो मैंने अभी अभी आपको बताई। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि यार आयुर्वेद में तो ताकत है। तो मैं कहा डॉक्टर साहब पहले तो ये बताओ कि आयुर्वेद में क्या ताकत है। तो उन्होंने कहा यार आयुर्वेद में मतलब ये ताकत है कि जिससे हम अपना इलाज बिना दवाइयों के कर सकते हैं। मैं कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा अगर तू थोड़ा इतिहास में जाएगा ना, तो पुराने टाइम पर जो चेकअप होता था, वो नाड़ी वैद्य होते थे, ऐसे हाथ रख के चेक कर देते थे। और आज भी बड़े सारे नाड़ी वैद्य हैं जो ऐसे ही देखकर आपकी बीमारी तक बता देते हैं। तो मैं कहा यार यस, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। तो कहते बिल्कुल ठीक सुना है तूने, और ये सब कुछ है। और अगर आयुर्वेद के ऊपर हम रहते हैं तो बीमारी आती ही नहीं है। मैं कहा अच्छा जी ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा कैसे है आयुर्वेद। कहते यार देख आज की डेट में अगर तुम कहते हो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। मैं कहा हाँ बिल्कुल हो चुकी है मेडिकल साइंस। कहते हॉस्पिटल्स बड़े हैं कि कम हुए हैं। मैं कहा बड़े हैं। कहते हॉस्पिटल्स भी बड़े हैं, और उसके बाद अगर तू समझ पाएगा तो हॉस्पिटल्स के साथ साथ पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसका फिर क्या इलाज है। तो उन्होंने कहा पहले तो ये समझ कि बढ़ क्यों रहे हैं। मैं कहा बताओ। तो उन्होंने मेरे से बात करी कि देख खाने में ना न्यूट्रिशन नहीं है। खाने में न्यूट्रिशन कैसे नहीं है, खाने में तो ऑलरेडी हम जो खाना खाते हैं वो तो न्यूट्रिशियस ही होता है। मैं कैसे मानूं कि खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। कहते यार जमीन में ना जो खाना था, मतलब उस वक्त मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, और मेरे पास हर सवाल सवाल करना, मेरी ना जिज्ञासु बहुत था मैं, मेरे को हर सवाल का जवाब जानना था। तो मैं उन डॉक्टर साहब के साथ खुला टाइम लेकर बैठा हुआ था। मैं कहा मुझे आप बताओ कि खाने में न्यूट्रिशन आया कहाँ से था। कहते जमीन में से आया था। तो मैं कहते अब नहीं है, क्योंकि अब हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, पर जमीन में से पहले पुरानी खुराकें आप कहते हो कि था, फर्टिलाइजर यूज करी, तो अगर फर्टिल जमीन में कहाँ से आया न्यूट्रिशन। तो उन्होंने मुझे बड़ी गहराई से समझाया, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये समझ कि एक ना बड़ा मिथ है कि ह्यूमन बॉडी 5000 साल पुरानी है, कोई कहता है 10,000 है या 5000 है। इस मिथ में मत जा, इस बहस में मत घुस, पर इतना समझ ले कि जो ह्यूमन बॉडी है इसके ऑर्गन से बनी हुई है। मैं कहा बिल्कुल, टिश्यूज ऑर्गन सब मैं समझता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कहते हैं हमारे ऑर्गन चलते हैं तो हम काम करते हैं। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है।
कहते यार तू जॉब करता है, मैं कहा हाँ जी। कहते अगर तेरे को सैलरी ना मिले तो तू काम करेगा? मैं कहा नहीं, मैं क्या, कोई भी नहीं करेगा, सैलरी मिलती है तो काम करते हैं। कहते पर तेरे को पता है तेरे ऑर्गन्स, तेरा हार्ट तेरे लिए 24 आवर्स काम कर रहा है, और तू तो फिर जॉब में छुट्टी लेता है, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता, पर क्या तूने उसको उसके मतलब का न्यूट्रिशन दिया? डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि न्यूट्रिशन का कम हो गया, मेरे को अभी इतनी साइंटिफिक वे से पहले समझाने से अच्छा पहले मेरे को आप ये समझाओ, मेरा सवाल ये है कि जमीन में कैसे आया? तो कहते समझ, वो 5000 साल से जो बॉडी बनी है ना, वो बॉडी न्यूट्रिशन पे चलती है। न्यूट्रिशन मिलता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी के साथ हमारी बॉडी चलती है। यानी हमारी बॉडी को हमारा पहला सोर्स था न्यूट्रिशन का खाना। मैं कहा ये खाने में तो समझ आ गया जो आप कह रहे हो। तो कहते अब समझ, पुराने टाइम पे हजारों साल पहले वॉल्केनोज हुए थे, जमीन के धरती के गर्भ में सारे वो न्यूट्रिशन थे। नेचर ने हमें वो सब कुछ दिया जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए था। धरती के गर्भ में अपना न्यूट्रिशन थे। एक बहुत बड़े ज्वालामुखी फटे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ज्वालामुखियों से कहते लावा निकला और माउंटेन्स बनी, मैं कहा बिल्कुल ठीक, और उन माउंटेन्स में कहते वो सारा न्यूट्रिशन था जो ह्यूमन बॉडी को भी चाहिए था। उन माउंटेन्स में से नदियां निकली, जब वो नदियां निकली तो वो पहाड़ों के साथ लग लग के जो पानी नीचे बह रहा था, उस पानी में न्यूट्रिशन साथ आ रहा था। मैंने कहा ठीक है जी। तो कहते वो नदियां जिन जिन जगहों से गुजरी, जिन जिन सतहों से गुजरी, वो जमीनें उपजाऊ हो गई। और हजारों साल बाद कहते एक ऐसा टाइम आता है जब नदियां रास्ता बदलती हैं। मैं कहा ओके। तो जब नदियों ने रास्ता बदला तो वो जो जमीन थी वो जमीन उपजाऊ कहलाई। हर जमीन उपजाऊ नहीं होती, हर जगह फसल नहीं हो सकती। तो मेरे को तब समझ आया था कि जमीन भी उपजाऊ होती है तो किस तरीके से होती है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपका लॉजिक समझ आ रहा है मेरे को सारा, है ना। तो अब जमीन उपजाऊ हो गई कहते, और वहां पे हमारा न्यूट्रिशन मिलने लगा, जिसको तू पुरानिया खुराका कहता है। पुरानिया खुराका यही थी कि उसमें जमीन में पूरा न्यूट्रिशन था। तो पुराने टाइम पे खेती करने का क्या तरीका होता था, एक जो पूरा खेत होता था उसमें से आधे खेत को जोता जाता था और आधे खेत को खाली छोड़ दिया जाता था। मैं कहा वो क्यों? कहते इसलिए कि 6 महीने में एक फसल होती थी। अब एक फसल ली तो हमने जमीन से वो न्यूट्रिशन ले लिया, पर जो आधा खेत खाली था ना, उसमें गाय का गोबर दोबारा उसी में डाल दिया जाता था। मैं कहा वो क्यों? कहते सर्कल ऑफ लाइफ। कहते तूने अक्सर फूड चेन के बारे में सुना होगा, तो फूड चेन का एक पार्ट ये भी था कि जो गाय चारा खा रही थी और जब वो गोबर कर रही थी, वो चारे से न्यूट्रिशन गाय के अंदर जाता था और उस गोबर में दोबारा इतना न्यूट्रिशन था। इसी करके गोबर को बहुत ज्यादा वो माना गया है अपना, मतलब उसको बहुत शुद्ध माना जाता है था। तो कहते गोबर को, उसी गोबर को दोबारा उस खेत में जो 6 महीने खाली छोड़ा हुआ था डाल दिया जाता था, और उससे क्या होता था कि जमीन से जो न्यूट्रिशन हमने वापस ली, जो हमने लिए थे, हमने जमीन को, कुदरत को वापस कर दिए। नेचर कहते जो दो, मतलब आप उसको वापस जरूर करो। कहते हैं ना कि दसवंत करो, वो क्या है कि नेचर जो आपको दे रही है उसमें ना कुछ आपको वापस करना चाहिए। तो वही तरीके से हमें वापस करना था। कहते हम ये कर रहे थे, पर 1965-66 आते आते हालात ये हो गए कि हमारे जो आबादी है बढ़ने लग गई, और जो खेत खाली रह रहे थे उसके करके हमारे देश में अनाज की कमी आ गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक आह्वान करा था कि मैं फास्टिंग करूंगा हफ्ते में एक दिन, और मैं अपने देशवासियों से भी अपील करता हूं कि एक दिन की फास्टिंग की जाए। पर उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश से अनाज की कमी दूर हो गई हो। कहते एक टाइम ऐसा आया कि हमें लाल गेहूं को इंपोर्ट करना पड़ा, और वो लाल गेहूं जो था वो जानवर के खाने के लायक भी नहीं था, जो हमारे अंदर खिलाया गया, हमें खिलाया गया, हमें खाना पड़ा, खिलाया गया, मजबूरी थी, हमें खाना पड़ा, है ना। तो फिर उसके बाद एक हल निकाला गया कि अगर हम चाहते हैं कि फसल ज्यादा हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए
हमने जो यूरिया और डाया दो मतलब फर्टिलाइजर्स को जमीन में डाला गया ऊपर से, और ये आह्वान किया गया कि जो 6 महीने आप खाली खेत छोड़ रहे थे अब वो मत छोड़ो, आप 6 महीने एक फसल लो और जो खाली खेत था उसमें भी लो, और उसके बाद अगले बार भी जो अपना खेत खाली नहीं छोड़ना है, हमने ऊपर से क्या करना है, जस्ट उसके ऊपर हमने यूरिया और डाया को डालना है। अब ये चलने लगा, यूरिया और डाया उसके ऊपर डालने लगे और अद्भुत क्रॉप हुआ, बहुत ज्यादा वाली उसकी अपना क्या कहते हैं जो प्रोडक्शन हुई, बहुत ही ज्यादा वाली हुई, प्रोडक्शन बढ़िया होने लग गई, झाड़ जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा होने लग गया। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर ये नॉलेज नहीं थी कि कितनी मात्रा में वो अपना यूरिया डाया का इस्तेमाल करना है। तो धीरे धीरे वो यूरिया डाया भी एक्स्ट्रा डलने लग गया, फसल 2 की जगह 3 होने लग गई, 3 की जगह अब तो 4 होती है। तो जैसे जैसे फसल भी ज्यादा होने लग गई तो फसल प्री मेच्योर हो रही थी, एक्चुअल में उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं था, वो फसल क्या थी, प्री मेच्योर्ड। अब प्री मेच्योर्ड फसल का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर कोई भी चीज प्री मेच्योर्ड होगी तो वो कमजोर होगी, समझिए इसको। क्यों कमजोर होगी, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाता है तो वो कमजोर होता है, ठीक इसी तरह प्री मेच्योर्ड फसल भी कमजोर होती है। अब प्री मेच्योर्ड फसल हुई, कमजोर हुई, तो उसको कीड़ा लगना शुरू हो गया, उसको कीड़ा लगना शुरू हो गया, तो उसका इलाज क्या निकाला गया, पेस्टिसाइड छिड़का जाए, पेस्टिसाइड से क्या होगा, वो कीड़ा मर जाएगा। पर इसका उल्टा नुकसान ये था कि कीड़ा तो मर गया, पर कीड़े के मरने के साथ साथ जो पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट्स थे वो ह्यूमन बॉडी पे भी आने लगे। जिस कैंसर का नाम लेने से हम कभी डरते थे, दोस्तों आज हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि 2025 तक जो WHO की स्टडीज कहती है अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूं कभी परमात्मा ना करे ऐसा हो कि कैंसर किस तरीके से फैल रहा है। डायबिटीज को कहीं एक पेशेंट मिलता था, आज हर घर में डायबिटीज का पेशेंट मिल रहा है। यानी हमारे हालात बद से बदतर होते चले गए, वो पेस्टिसाइड के साइड इफेक्ट से कैंसर, डायबिटीज, ब्रेन स्ट्रोक, क्या क्या बीमारियां आई। यही कारण है बीमारियां बढ़ने लग गई और हमारी जो इम्यूनिटी लेवल थे वो डाउन पे डाउन होते चले गए। अब इसके इतना ज्यादा घातक परिणाम आए, बिलीव मी, माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड आ गया। अब इससे ज्यादा घातक परिणाम क्या होंगे, आपको जितना मैं बता रहा हूं इन पेस्टिसाइड्स के बारे में, अगर आप चाहें तो सत्यमेव जयते यूट्यूब पे एक आमिर खान ऑन पेस्टिसाइड्स आप सर्च करेंगे तो जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूं वो वहां पर भी मिल जाएगी। उनकी टीम ने बड़ी रिसर्च करके ये सब कुछ निकाला हुआ है। तो दोस्तों उन डॉक्टर साहब से मेरी बड़ी सारी जब ये बात निकली कि इसका रीजन ये सब कुछ है, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये तो हम जहर खा रहे हैं, आज तो मैं अपने लिए चिंतित था पर अब तो मेरे को ये लग रहा है कि हमारे भारत देश का हर इंसान जा रहा है अपना क्या कहते हैं बीमारी की ओर बढ़ रहा है। कहते बिल्कुल ठीक। तो कहते फिर मैं कब इसका इलाज क्या है, कहते इसका इलाज ये है कि आपको सप्लीमेंट्स में आना पड़ेगा, डाइटरी सप्लीमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा आयुर्वेद के ऊपर। मैं कहा उससे क्या हो जाएगा, कहते बाहर के देशों में इतनी समझ थी, उन लोगों ने अपने डाइनिंग टेबल पर न्यूट्रिशन रख लिया हुआ है, क्योंकि अगर हमें खाने से नहीं मिल रहा न्यूट्रिशन तो हम ऊपर से ले लेंगे, तो हमारी बॉडी को अगर पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो हमारा वो कमी पूरी हो गई तो हमारा इम्यूनिटी हाई हो जाएगी, इम्यूनिटी हाई हो जाएगी तो बीमारी से लड़ने की ताकत जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। अब ये सारी चीजें क्लियर हो रही थी, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़ रहा था। तो मैंने उसके बाद आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा, रिसर्च किया और उनको प्रमोट करना शुरू किया जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े, है ना। पर जब मैं न्यूट्रिशन वैल्यू के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने जाता, क्योंकि मार्केट में जो क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू के प्रोडक्ट थे वो बहुत महंगे थे। इसको ऐसे ले लो कि बाहर के प्रोडक्ट्स अपने आप में बहुत महंगे थे जो मैं बेचने के लिए लोगों को बड़ा कन्विंस करना पड़ता था।
तो मैंने फिर एक डॉक्टर साहब, उन्हीं डॉक्टर साहब के साथ बैठ के अगली बार जब डिस्कशन करी, तो मैं कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे कहा था कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, न्यूट्रिशन को प्रमोट करना चाहिए। मैं प्रमोट तो कर रहा हूं, पर प्रमोट करने पर मेरे को मतलब लोगों को बड़ा कन्विंस करना पड़ रहा है। मैं लोगों के भले के लिए आगे निकल रहा हूँ, फिर भी मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है। कहते मतलब, मैं कहा लोग कहते हैं महंगा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर ये महंगा है, मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे होगा आगे। कहते यार ऐसा नहीं है, तू घबरा मत। मैं कहा मतलब यार मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा और आप कह रहे हैं घबरा मत। कहते चीजों को समझ। मैं कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा चल आज फिर ये बात है 2016 की आसपास, कहते 20-22 साल पीछे चले जा। मैं कहा हाँ जी। कहते तेरे को पता 20-22 साल पहले मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे, ये एग्री करता हूं मैं। कहते उस वक्त मोबाइल फोन्स का अपना तेरे को पता पैसे लगते थे फोन सुनने के, करने के तो छोड़ दे, 10 रुपए सुनने के, 20 रुपए कम से कम जान फोन करने के 1 मिनट के लगते थे। मैं कहा हाँ ये सुना हुआ है। तो कहते हैं उस वक्त मोबाइल फोन को लेकर क्या मतलब मिथ्स थे लोगों के। मैं कहा लोगों के क्या, मेरा खुद का मिथ था कि भाई ये लैंडलाइन खराब चीज है क्या, हम जो फोन सुनने के ही पैसे थे हम लैंडलाइन से फोन सुन लेंगे, ये सुनो। तो मैं कहा ये बिल्कुल ऐसा था। कहते उस वक्त तेरा क्या बिलीव था, मोबाइल फोन हर किसी की जरूरत है। मैं कहा नो नो, मोबाइल फोन तो अमीरों के चोचले थे। कहते यस, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज से 20-22 साल पहले जो तुझे अमीरों के चोचले लग रहे थे, आज मोबाइल हर किसी की जरूरत हो गया, नेसेसिटी हो गया, लग्जरी नहीं है, आज नेसेसिटी है। मैं कहा यस एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आज तो नेसेसिटी है। कहते ठीक इसी तरह जैसे मोबाइल फोन किसी टाइम पे लग्जरी था, आज नेसेसिटी है। आने वाले 10 साल बाद तू चेकआउट कर लियो, न्यूट्रिशन नेसेसिटी होगा, लग्जरी नहीं होगा। आज जो कह रहा है ना कि खाना खाएं या न्यूट्रिशन खाएं, आज से 10 साल बाद तुझे किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, लोग निकलेंगे न्यूट्रिशन को लेने कि मार्केट में कौन सा न्यूट्रिशन अच्छा है, वो न्यूट्रिशन खाएं। क्योंकि अगर जिंदा रहना है, अगर सरवाइव करना है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि खाने में जिस तरह से न्यूट्रिशन गिर रहा है, हमें न्यूट्रिशन आगे जाके बाहर से लेना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी होगी। हंसकर खाएंगे तो ज्यादा हंसते खेलते ठीक रहेंगे, अदरवाइज खाना तो पड़ेगा ही, जैसे मोबाइल फोन लेना ही पड़ा। तो मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब, आप बहुत ठीक कह रहे हो। पर एक बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये भी समझाना चाहता हूँ, आज 2022 है, हमारे पास 3 साल हैं। 3 साल बाद हर बंदा न्यूट्रिशन के लिए पॉजिटिव हो चुका होगा। 3 साल बाद आपको किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, लोग न्यूट्रिशन के लिए अपने आप ढूंढ रहे होंगे। उस वक्त पता क्या होगा, उस वक्त न्यूट्रिशन का बूम होगा, बट उस वक्त मार्जिन नहीं होगा जो आज। 1980 के आसपास एक कंप्यूटर जो आया था ना, वो 1.5 लाख का था दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा, जिसमें कोई भी फीचर नहीं थे। वो 1.5 लाख का कंप्यूटर था। उसके कंपैरेटिव आज कंप्यूटर 15 से 20 हजार में असेंबल हो जाता है और उससे कहीं बेहतर हो जाता है। बट जानते हो उस कंप्यूटर में 1980 वाले में और आज में फर्क क्या है? दोनों को देखोगे तो एडवांस आज का लगेगा, पर दोनों में देखोगे ना बारीकी से, तो आपको समझ आएगा कि उस टाइम के कंप्यूटर में जो सबसे अहम चीज थी वो था मार्जिन। आज तो 5% ज्यादा से ज्यादा मार्जिन है, उसमें भी कंपटीशन आ जाता है, पर उस टाइम पे था मार्जिन। उस टाइम पे मार्जिन थे। 1.5 लाख के कंप्यूटर जिन्होंने बेचे, वो बेचने आसान नहीं थे, पर जिन्होंने बेचे ना, वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है दोस्तों। अजीम प्रेम जी का नाम एक बार टॉप रिचेस्ट ऑफ इंडियन मतलब आ चुका हुआ है, ये सुनो। तो ये ऐसा है कि उस टाइम पर जिन्होंने हाथ डाला, तो आपको अगर मैं ये कहूं कि आज अगर हम रेनेटस को हाथ डालते हैं, आज रेनेटस को प्रमोट करते हैं, तो चांसेस हैं आज के आने वाले 3 साल बाद जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप अर्नर्स होंगे इंडिया में, उनमें से एक आप हों। क्योंकि आज भी देर नहीं हुई है। आज भी हमें अगर न्यूट्रिशन को क्यों देर नहीं हुई, ये बात मैं किस दावे से कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप रेनेटस को समझेंगे तो 25 कंपनियों को 4 साल में, जो 25 टॉप 25 कंपनियां हैं, उनको 4 साल में पिछाड़ कर रेनेटस अपने आप में इतिहास खड़ा कर चुकी हुई है।
और आने वाले टाइम में अगर आप इसको समझेंगे, इतिहास तो खड़ा कर ही चुकी है, हमारा और एक नया प्रोडक्ट में भी नेक्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाएगा। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, जितना बिजनेस आज आ रहा है उससे डबल बिजनेस तो एकदम होने के बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ है। आज हम बच्चों को जो प्रोटीन शेक नहीं देने शुरू कर देंगे तो क्या सेल, क्या बूम निकलने वाला है। और मतलब आप उम्मीदों से भरे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको सारे इस सेशन में ना सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं कि रेनेटस, अब बात थी ये नेचर का तो आप समझ गए, रेनेटस का नेचर से क्या रिश्ता है। रेनेटस के जो 12 के 12 इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे नेचर से लिए गए हैं। इसमें क्या है, फ्रूट है, रूट है। क्या हम फ्रूट अपनी डाइट में नहीं लेते? रूट, रूट मीन्स कि जैसे शक्करकंदी को भी हम रूट कहते हैं, जो जमीन के नीचे हो। शक्करकंदी होगी, मूली होगी, फ्रूट, रूट, चेरी, बेरी। और रूट्स में बड़े सारे वैद उनसे इलाज कराते थे। चेरी, बेरी, लीव्स, ये जो कुछ भी है, आप अगर इसकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ये नेचर का ही प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में जो कुछ भी है वो सारा नेचर से लिए हुए इंग्रेडिएंट हैं। और अगर नेचर के इंग्रेडिएंट इसमें हैं तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि रेनेटस कोई दवाई नहीं है। आता हूं उसके ऊपर भी, पर एक और बात बता दूं कि मैंने रेनेटस को बाय चांस ज्वाइन नहीं किया, मैंने बाय चॉइस ज्वाइन किया। और अगर जब आप बाय चॉइस ज्वाइन करते हो ना, तो आप किसी को आंखें बंद करके ज्वाइन नहीं कर लेते। जिस दिन रेनेटस के बारे में मुझे पता लगा था तो मैंने इसका जर्नल मंगवाया था। इसके जर्नल को वही डॉक्टर साहब के पास लेकर गया और इस पर पूरे 3 दिन तक स्टडी करी गई। 3 दिन स्टडी करने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे एक शब्द बोला था कि नितिन, मेरे को इतना टाइम हो गया यार, इतना टाइम हो गया है आयुर्वेदा में काम करते हुए, आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा था जो वात पित्त कफ पे प्रॉपर तरीके से काम करता हो। ये प्रॉपर बैलेंस बना के बॉडी का काम करेगा और जिसको ये प्रोडक्ट दे देगा ना, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मेरे को नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में उसको जल्दी कभी बीमारी आएगी। ये उन डॉक्टर साहब के वर्ड्स हैं मेरे पास। तो दोस्तों आप समझो गहराई से कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है ना। इतना कमाल का प्रोडक्ट है, पर इसकी मार्केटिंग उस सही तरीके से अगर आप कर दो तो क्या इतिहास रच दोगे, आपको भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता, मैं ये उसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारे चेक्स, मेरे को लगता है कि लखविंदर सर का आज 1 लाख रुपए का चेक है पर डे का, पर बिलीव मी, इसमें रेनेटस में आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, 1 करोड़ एक दिन का भी पॉसिबल है। 1 करोड़ एक दिन का भी पॉसिबल है क्योंकि इतनी बड़ी टर्नओवर हो सकती है। अब अगली बात पे आते हैं दोस्तों। रेनेटस का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नेचर का ही है, सब कुछ ठीक है, प्रमोट बहुत तरीके से करना पड़ेगा, प्रमोट की समझ सही होनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी को रेनेटस का प्रमोट करने के लिए किसी के घर पे बात कर रहे हैं तो हम चेकआउट कर रहे हैं कि भाई साहब आपके घर में कोई डायबिटिक है, आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है। और अगर वो जैसे ही प्रॉब्लम बताता है तो हमें खुशी आ जाती है अंदर ही अंदर से कि यार हमारा पेशेंट है, हमारा यहाँ पर कस्टमर है। हमारा कस्टमर वो 10% लोग नहीं है जो बीमार हैं, उनको दो, बिल्कुल दो, बट ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि हमारा पेशेंट कौन, वो नहीं है, हमारा कस्टमर वो नहीं है। हमारा कस्टमर तो वो 85% लोग हैं जो बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। और वो 85% में आज जितने भी हम बैठे हैं वो सब हैं। अगर हम उन्हें 85% को टारगेट करेंगे तो हम इस मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाएंगे। दोस्तों 2 फायदे होंगे इसके। 85% को जब आप टारगेट करने जाओगे ना तो आपके पास इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि तू कह ही नहीं सकता कि इस प्रोडक्ट को कैसे करें यार। आपके पास प्रोडक्ट कम पड़ेगा इस 85% को फीड करने के लिए। और दूसरा, आपको लोगों की जो दुआएं मिलेंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, लोगों के पास बीमारियां नहीं आएंगी तो लोग दुआएं तो देंगे ना।
पर आपको 85% को टारगेट करना है, और 85% को टारगेट करने में सबसे पहले आपको अपने घर खुद को, अगर रेनेटस खा रहे हो, देखो दोस्तों मैं बड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूं यार, मैं ना कोशिश करता होता हूँ कि झूठ ना बोला जाए, है ना, कोशिश होती है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, बट मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, मेरे घर में मेरी वाइफ रेनेटस खाती है, मैं रेनेटस खाता हूँ, मेरे मम्मा रेनेटस खाते हैं, और हम रेनेटस पूरी फैमिली को क्यों दे रहे हो, क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन की ताकत पता है। इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा, हमारे पास इस वक्त सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है, और अगर हम खुद ही नहीं खा रहे हैं, हम किसी की आंखों में आंखें डाल के कह ही नहीं सकते कि भाई साहब खुद भी खाओ। अरे यार एक मतलब ना, कुछ भी कहने से पहले, करने से पहले हमें खुद करना पड़ता है। एक गांधी जी की कहानी है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एक बच्चा मीठा बहुत खाता था, एक मीठा बहुत खाता था, कहानी से तो समझा रहा हूँ कि आपको समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो गांधी जी का बहुत फैन था, उसकी माँ उसको बहुत बार बोलती कि बेटा मीठा खाना बुरी बात है, नहीं खाते दांत सड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर वो बेटा नहीं मानता। तो उनको लगा क्यों ना मैं गांधी जी के पास लेके जाऊं इसको, क्योंकि उनसे ये बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वो अगर इसको समझाएंगे तो ये मीठा छोड़ देगा। तो वो एक अच्छा लंबा सफर करके 8-10 घंटे का गांधी जी के पास गई मिलने, और गांधी जी को मिली, और गांधी जी को बोला कि मैं आपसे मिलने इसलिए आई थी कि मेरा बेटा आपको बहुत मानता है, पर ये मीठा बहुत खाता है, मीठा खाने से दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारे मीठा खाने के नुकसान गिनाए, और कहा कि आपसे विनती है कि आप इसको बोलिए कि मीठा मत खाया करे। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बोलूं कि तू मीठा मत खा, अब 10 दिन बाद आना, मैं इसको बोल दूंगा। उन्होंने कहा मैं इतनी दूर से आई हूँ, इतना सफर करके आई हूँ, पर प्लीज अगर अभी कर दो। गांधी जी ने कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बोलूं कि मीठा मत खा, तो 10 दिन बाद आइए। उसको बड़ा लगा कि इतने बड़े विद्वान हैं, अगर ये 10 दिन कह रहे हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात होगी। तो उन्होंने ये सोच के वो लेडी वापस चली गई, और 10 दिन बाद जब आई तो गांधी जी ने उस बेटे के सिर पर हाथ रख के बोला कि बेटा मीठा खाना बुरी बात है, मत खाया कर। उसने कहा ठीक है गांधी जी, नहीं खाऊंगा। तो उसके बाद उसकी माता को गुस्सा चढ़ गया कि माँ बोली उसकी कि गांधी जी अगर यही बात कहनी थी तो 10 दिन पहले बोल देनी थी, आपने 10 दिन पहले बोल दिया होता मेरा जाना आना इतना टाइम नहीं खराब होता जितना आज हो गया। तो उन्होंने कहा मैं 10 दिन बाद कैसे बोल देता, 10 दिन पहले तो मैं खुद ही मीठा बहुत खाता था, जब आपने आके मुझे मीठे के खाने के नुकसान बताए, तो 10 दिन से मैं खुद मीठा नहीं खा रहा हूं, तब मैं किसी को कह सकता हूं कि मीठा खाना बुरी बात है। तो दोस्तों जब आप रेनेटस किसी को बेचने जाओगे ना, तो अब किसी और को जवाब नहीं देना, अपनी अंतरात्मा को जवाब देना कि क्या आप खुद खा रहे हो, क्या आपकी शुरुआत रेनेटस से हो रही है, क्या आपकी फैमिली खा रही है। अगर आप खुद खा रहे हो, आपकी फैमिली खा रही है, तो आंखों में आंखें डालकर कहना कि रेनेटस खाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आपका बहुत अच्छा वाला इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपको बीमारियों से राहत मिलेगी। तब ये बात आप आंखों में आंखें डालकर कह पाओगे, और तब जो बिजनेस होगा वो सोचों से भी बड़े होगा। और दोस्तों मैं आपके साथ एक और डिस्कस करना चाहता था अहम पॉइंट, कि मेरे पास आज से इस सेशन को क्यों मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, उसके बीच में जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मेरे पास हफ्ता 10 दिन पहले एक मेरी टीम के लोग आए, और मेरे टीम का ही एक मतलब क्लाइंट आया, मेरे साथ बैठ के बात करने लगा कि भाई साहब आप एक रेनेटस की डब्बी दे दीजिए। मैंने उनको दिया, तो अंदर से ना वो हाफ हार्टेडली मुझसे मांग रहा था वो डब्बी। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, कहते भाई साहब 4 डब्बी खा ली है, रिजल्ट नहीं आया। मैं कहा आप बैठिए पहले, कोई ऐसी बात नहीं है, आप पहले बैठ जाइए, हम बात करते हैं। मैं कहा बताइए क्या रिजल्ट नहीं आया, क्या प्रॉब्लम थी आपको। कहते मेरे को ना डायबिटीज थी, 400 आ गई थी, दवाई खाई तो 200 हो गई, फिर मैंने क्या कहते हैं रेनेटस खानी शुरू करी, पर वो 200 की 200 पर ही है, 200 से कम नहीं हुई है, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं 3-4 डब्बी खा चुका हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आया। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं है, आप मुझे दवाई बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं। कहते दवाई तो मैंने छोड़ दी। मैं कहा क्यों, और मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी ये बात सोच के कि भाई दवाई कैसे छोड़ दी आपने। मैं कहा आपने दवाई क्यों छोड़ दी। कहते वो मैंने ना टेस्टिमोनियल्स देखे थे, टेस्टिमोनियल्स में ये बताया जा रहा था कि दवाई छूट जाती है। मैं कहा बिल्कुल छूट जाती है, दवाई लिखी किसने थी। कहते डॉक्टर ने। तो मैं कहा छुड़वाएगा कौन। डॉक्टर। मैं कहा हम कहीं नहीं। मैं कहा हमारे टेस्टिमोनियल में आपको ये दिख गया कि दवाई छूट गई, पर हमारे टेस्टिमोनियल में आपको ये बार बार जो हम कह रहे हैं, ना हम डॉक्टर है ना ये दवाई है, ये बात तो आपको क्यों नहीं पता लगी।
मैं कहा देखिए भाई साहब, ना तो हम डॉक्टर हैं और ना ये दवाई है। एक्चुअल में ये कर क्या रही है कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रही है। मैं कहा मैं जहां बैठा हूं आपको लग रहा है बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या ये घर के छत सोने की कोई संभावना है? कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं है, इसकी छत तो बहुत पक्की है। मैं कहा मान लो साथ में एक मड हाउस है और बारिश बहुत तेज हो रही है तो उसका? कहते हाँ छत चो सकती है। मैं कहा छत चो भी सकती है, छत गिर भी सकती है अगर हमारा लेंटर मजबूत नहीं है। कहते हाँ तो इससे आप क्या तात्पर्य देते हो? मैं कहा इससे तात्पर्य ये देना चाह रहा हूं मेरे भाई कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है, हमारी बॉडी का जो हमारा बॉडी का बीमारियों से लड़ने का तंत्र है उसको मजबूत करती है। पर ये कोई दवाई नहीं है। अगर तुम इसको खा रहे हो तो जो आपको शुगर के आने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचेगी, जो आपको बीमारी है उसको रोकथाम होगी। पर दवाई आप हमारे कहने पर नहीं छोड़ेंगे। आप डॉक्टर पे जाइए, अभी अपना द्वारा टेस्ट कराइए, एक 3 महीने की शुगर का पता लगता है, आप उसका टेस्ट कराइए और उसके बाद जो डॉक्टर दवाई लिख के देता है वो भी खाइए और 3 महीने साथ रेनेटस खाइए। उसके बाद दोबारा टेस्ट कराइए और 3 महीने की एवरेज निकालिए, आपके सामने आ जाएगा कि ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये आपके साथ शेयर क्यों करा? क्योंकि मार्केट में जब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि किसी को भी ये साथ के साथ जरूर समझाइए। अगर पहले तो 10% टारगेट नहीं करना है, टारगेट 85%। पर ऐसा नहीं है वो 10% को हमने इग्नोर करना है, उन 10% को हमने देना है, बिल्कुल देना है अपना रेनेटस। पर यकीन मानो ये बताकर देना है कि दवाई आपने नहीं छोड़नी, डॉक्टर छुड़वाएगा। आपकी जैसे जैसे इम्यूनिटी बूस्ट होती जाएगी वैसे वैसे बीमारी कम होती जाएगी और जब बीमारी कम होगी डॉक्टर अपने आप छुड़वाएगा आपको। बट आप दवाई छुड़वा कर किसी को रेनेटस नहीं देंगे, ये मेरी आपसे बेनती है दोस्तों, है ना? तो आप इन चीजों पे बहुत ध्यान रखना, रेनेटस को प्रमोट करो। और मैं दावे से कह रहा हूं दोस्तों, दावे से, मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स वाली कंपनीज हैं सारों को उठा लो, किसी का 8,000 का प्रोडक्ट पड़ेगा, किसी का 10,000 का, किसी का 12,000 रुपया महीना, और उसके बाद भी वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं दे पाएंगे जो हम दे रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो, हम मात्र 1,350 रुपया महीना उसके लिए जो 4 कैप्सूल खाएगा और 650 महीना उसके लिए जो 2 कैप्सूल रोज के खा, मात्र 650 रुपए में हम जो देने जा रहे हैं ना, वो समझिए। अगेन कह रहा हूं, हमारी बॉडी है, इसकी सर्विस जरूरी है। आपके पास बाइक है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, तो आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो, ये मेरा लास्ट बात है आपसे आज की सेशन की, कि क्या आप उसकी सर्विस करवाते हो या एक्सीडेंट होने के बाद ही सीधा का सीधा उसको वर्कशॉप पे लेके जाते हो? वर्कशॉप पे कब लेके जाते हो? सर्विस करवाने के लिए भी लेके जाते हो या सिर्फ एक्सीडेंट होता है तब लेके जाते हो? तो मेरे को लगता है कि आप लोग यही जवाब देंगे कि आप सर्विस कराने के लिए भी लेके जाते हैं। यस और नो? तो दोस्तों अगर हम अपने 2 लाख 4 लाख 5 लाख की गाड़ी के लिए सर्विस करवाते हैं, 20 लाख की गाड़ी के लिए भी सर्विस कराते हैं, क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि हमारी गाड़ी खराब ना हो जाए। तो अपना अमूल्य शरीर जो करोड़ों रुपए से भी साइंटिस्ट बना नहीं पाए, करोड़ों अरबों से, क्योंकि करोड़ों अरबों से उन्होंने शरीर तो बनाया पर उसमें जान डालने की ताकत उनमें भी नहीं थी। दोस्तों इसका सर्विस करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं, हमें कोई मतलब बड़ी बीमारी हो तो हम हॉस्पिटल एडमिट हो, नो, उसकी वेट नहीं करनी है। अपने और अपने घर वालों की सर्विस खुद करनी है। जस्ट ग्रेनेटस को रेगुलर 2 कैप्सूल, अगर हम ठीक है तो रेगुलर 2 कैप्सूल खाकर हम अपनी सर्विस कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर हम अपनी सर्विस कर रहे हैं ना तो जल्दी बीमारी नहीं आएगी। और हाँ, रेनेटस को खाने के साथ साथ एक चीजों का और ध्यान देना, जैसे हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डलवाते और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाते क्योंकि इंजन खराब हो जाएगा, वैसे हम अपने खान पान पे भी ध्यान दें। रेनेटस काम करेगी, पर जंक फूड जो हम अटला पटम खा रहे हैं, तला खा रहे हैं, बे टाइम खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, अलग टाइम पे, इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मटके का पानी पीना शुरू कीजिए फ्रिज के पानी की जगह, थोड़े थोड़ा ख्याल रखिए। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी चीजें अपने आप में भी लेकर आइए। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। आप लोगों को सुबह, मैं लखविंदर सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उसके बाद जब से लखविंदर सर को मैंने देखा कि ये सुबह नंगे पैर घास पे घूमते हैं, मैं खुद घूमने लगा हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे को भी अपने आप से प्यार है। और दोस्तों आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करते ना तो बुरा मत मानिए,
आप अपनी फैमिली को प्यार कर ही नहीं सकते। मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो अपने आप से प्यार नहीं करता। जिसके अंदर अपने लिए प्यार नहीं है वो दूसरे को प्यार देगा ही क्या। तो अपने आप से भी प्यार कीजिए और तभी आप अपनी फैमिली को प्यार दे पाएंगे। यस और नो। तो अपने आप को पूरा प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। शुरुआत रेनेटस की खुद से करिए, फिर परिवार को दीजिए, फिर जमाने को दीजिए, फिर रिश्तेदारों को, फिर दुनिया को। ये इसी तरीके से काम चलेगा। और बिलीव मी, अगर आपने समझाकर, जैसे आज मैंने बताया, रेनेटस दिया, तो रिपीट ऑर्डर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको पहले दिन से समझ आ जाएगा कि रेनेटस एक इम्यूनिटी बूस्टर है और वो न्यूट्रिशन जो हमारे खाने में कमी हो चुकी है उसको पूरा करता है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन में मैं आपको समझा पाया हूंगा कि हमारा रेनेटस का नेचर का क्या रिश्ता है। हमारी रेनेटस की कोई नोवा कोई दवाई नहीं है। और अगर आज का ये सेशन लगाकर आप सब में से एक परिवार में भी रेनेटस प्रॉपर गई और एक परिवार भी बीमारियों से बच गया, तो मुझे लगता है कि मेरा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। क्योंकि मैंने अपने पापा को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, वो 55 की एज में थे। तो तब से हमेशा सोचता था कि कुछ ऐसा प्रमोट करूंगा जिससे लोगों को हेल्थ अवेयरनेस हो। मेरे को ये दुआ ना मांगनी पड़े कि परमात्मा बारिश मत कर, लोगों को गला खराब हो। मेरे को ये कहना पड़े कि परमात्मा मेरे पास तूने इतना अच्छा प्रोडक्ट दे दिया है ना, रब दी सुच्ची अपॉर्चुनिटी है। लंगर जैसे सच्चा होता है वैसा सच्चा प्रोडक्ट है। लंगर जब बांटते हैं ना, प्रसादा जी प्रसादा जी प्रसादा जी, अच्छे तरीके से समझाओ और देना शुरू करो। जो मांगे उसको ऐसे दे दो, जो नहीं मांगे उसको ऐसे कर दो। जबरदस्ती किसी को प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि आज जिसको समझाओगे आज मानेगा, नहीं समझ आ रहा तो कल आ जाएगा। बिलीव मी, मेरे पास बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, बट टाइम इजाजत नहीं दे रहा। नहीं तो मैं आपको जरूर बताता अपने एक दोस्त के बारे में जिसको पहले रेनेटस को मना करा और बाद में उसको प्रॉब्लम्स आई। तो उसको पहले पता ये लग रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम आएगी नहीं, पर जब उसको प्रॉब्लम आई तो उसको रेनेटस ने ही बचाया। तो मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट आज समय इजाजत नहीं दे रहा। तो जितना समय मैंने आपका लिया, इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ बता पाया होऊंगा। फिर भी अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने, जैसे कि मैंने रात की वीडियो में भी बताया था, कि आपकी जो डिलीवरीज होती हैं, आपकी जो वर्डिंग्स होती है, वो बहुत ही